Of 8th class, here I am back with chapter number 8, confronting marginalization, जो political और social life का आपका चैप्टर। मार्जिनलाइजेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में इसके पहले चैप्टर में बताया था। इस चैप्टर में आपको कन्फ्रंटिंग समझना है। कन्फ्रंटिंग मतलब ये इतना प्रचलित कैसे हुआ, ये उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ, ये आया कहाँ से मार्जिनलाइजेशन। क्या हम लोग कभी ऐसे नहीं थे कि एक दूसरे को इक्वल समझते थे, कि हम किसी के लिए कोई विचारधारा बनाते ही नहीं थे? क्या ऐसा कभी पॉसिबल था? तो यही हम जानेंगे कन्फ्रंटिंग कि इसके मूल कहाँ है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। लेट्स बिगिन में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, देखें क्या है। वी नो दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। हमें पता है हमारी भारतवर्ष जो है, हमारा प्यारा इंडिया है, वो डाइवर्स है। मैनी टाइम्स इट हैज़ टू फेस चैलेंजेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। बहुत बार ऐसा आता है कि किसी एक विचारधारा को लेकर मतभेद हो जाते हैं, तो मार्जिनलाइजेशन हमारी कंट्री में कॉमन है। द ग्रुप्स हु एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन सफर एंड दिस बिकम अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। जिस ग्रुप में इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों से लोग पीड़ित होते हैं, वहाँ का देश उन्नत नहीं कर पाता। Thus, the Indian Constitution provide equal status to all its citizens and safeguards us against any kind of discrimination. इसी कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सिद्धांत हमें इक्वल स्टेटस देता है ताकि यहाँ के सिटीजन्स के साथ एक सेफ्टी गार्ड्स बना रहे। शेयर योर ओपिनियन। You have to share your opinion about this. What about this? Who and what are the most important contributors towards bringing change in our society or country? आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो ये टेबल है, इसके 4 स्तंभ है, तो हमारे 4 स्तंभ क्या है जो हमें सपोर्ट करते हैं या हमें हमारे एनवायरनमेंट में चेंज लाए हैं, हमारी सोसाइटी में चेंज लाए हैं? तो कौन लाता है किसी भी देश में चेंज सोसाइटी में? तो आप लिख सकते हो, जैसे मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा धक्का लगा था ब्रिटिशर्स को भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चैलेंज फेंक के गए थे इंडिया वालों को कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाओ, अपने लोगों को कैसे आप एक दूसरे से भेदभाव करना मिटा पाओगे, ये भेदभाव वाली चीज़, ये जो नीति जात ऊंची जात, इधर से आप कैसे इंडिया को उठा पाओगे। तो वहाँ पर खड़े हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने लिखी थी, पूरा 1 साल लगाया था लिखने में, और उन्होंने हमारा पूरा सिद्धांत बनाया था। जितने भी यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी लॉज आर्टिकल्स है, वो एक पर्सन ने बैठ के लिखा था। तो आप ये सोचो कि कितना दिमाग लगाया उन्होंने ये सब बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने लाया वो चेंज। तो वो जो पीपल थे, आप उसका नाम लिख सकते हो कि उनने लाया था चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे चेंज लाया, हमारे गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप उठाई जिससे चेंज आया सोसाइटी में, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, और जो लाइन आप यहाँ पे जो वर्ड लिख रहे हो उसको डिस्क्राइब इस 2 लाइन में करोगे। लेट्स फाइंड आउट। Recall your previous knowledge about the countries all over the world, especially India, and discuss the following questions. आपको अपने पिछले चैप्टर को रिकॉल करना है, जितना भी मैंने आपको बताया था मार्जिनलाइजेशन के बारे में, इंडिया में क्या क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज, सबको रिकॉल करो और अपने हिसाब से इंडिया के बारे में क्या स्पेशल, आप ये आंसर्स जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसके आंसर्स लिखो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज मिसिंग फ्रॉम द कंट्री? क्या मिसिंग है हमारी कंट्री में दैट हैज लेड टू दिस काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जिस कारण हमारा ये सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया? तो कहाँ हम चूक रहे हैं, ये आपको बताना है। What should be done to make the lives of the oppressed class better in this country? जो कास्ट को यहाँ दबाया जाता है, जिसे प्रताड़ित किया जाता है, उसको हम उभारने के लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं? ठीक है, ये मैंने बहुत सरल भाषा में आपको दोनों क्वेश्चन समझाए हैं। अब आपको इसके ऊपर विचार करना है। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। India has a history of social structure and differences that prevailed in it, and how the various customs and tradition arising from it were passed on from one generation to the other generation. इंडिया में सालों से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं, जिसे आज के टाइम पे ट्रेडिशन या परंपरा का नाम दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन सिखाई जाती हैं, जो आप भी अपनी दादी या नानी से कुछ सीखते होंगे, दादा से। वो लोग डे बाई डे आपको कुछ ना कुछ उनके ज़माने का बताते हैं, ताकि आप लोग जान पाएँ कि आपके पूर्वज कैसे क्या करते थे और आप उनके रिचुअल्स को आगे फॉलो करो। The caste system was prevalent in India long time back, which still continues at certain parts of the country.
जो कास्ट सिस्टम था ऐसा ही कुछ लॉन्ग टाइम बैक से चलते आ रहा है, जो लोगों एक अपने बोलते ना पूर्वज से सुना होगा कि ये जाति ऐसी थी तो हम लोगों ने इनको ऐसा रखा था, तो अब हम इनसे ऐसे रहते हैं, हमारा इनसे मतभेद है, आप भी इनसे नहीं करेंगे, आपकी आगे वाली पीढ़ी वाली को भी ये बताना है कि नहीं करना है। तो ये जो मार्जिनलाइजेशन चल रहा था ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा था? डू यू हैव एन आइडिया कि कैसे आपके दिमाग में फीड होता था? ये सब चीज़ें मार्जिनलाइजेशन ही कहलाती है। तो कॉमन 100 ईयर्स बैक से इवन टुडे बहुत सारी जगह है जहाँ पर मार्जिनलाइजेशन दिखाई देता है, मतलब आज भी बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है। At the time of independence, the makers of our constitution felt it as their responsibility to provide a safer and dignified environment for every community, whether big or small, in our country, so that everybody lives a peaceful life with equality and dignity. Dignity क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। Dignity एक ऐसी फीलिंग है जिसमें सब खुद की रिस्पेक्ट, आप किसी और की रिस्पेक्ट करें ना करें, खुद की रिस्पेक्ट, और डिग्निटी वही है जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो डिग्निटी, वो इक्वालिटी, जो हर पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, तो उसके बहुत ज़्यादा विचार धारा करने की बात है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये जातवाद ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका था जिसकी वजह से पार्टीशन तक की नौबत आ गई थी। तो यू कैन इमेजिन दैट कि वो मुद्दा कितना बड़ा रहा होगा। तो ये मार्जिनलाइजेशन ही थी कि लोगों ने एक दूसरे के लिए विचारधारा बनाकर रख ली थी कि नहीं, हमारी नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। तो ये चीज़ों को हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जो इतना आज भी इतना फुल प्रूफ है डेमोक्रेसी जो हमारी है। दैट इज द रीजन वाई नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स वर डीपली इंस्क्राइब्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बट वेरियस प्रोविजंस वर ऑल्सो मेड फॉर माइनॉरिटीज, कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। और ना ही सिर्फ इसमें फंडामेंटल राइट्स की एडिंग की, और इसके बजाय माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक स्पेशल लॉज बनाए गए। आर्टिकल्स आपको माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे जिनमें उनको स्पेसिफिक राइट्स मिलते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ है, कम है संख्या में, तो उनके साथ कुछ भी गलत करना या होना स्वाभाविक सी बात है। सो इनके लिए स्पेशल यहाँ पर इनकी डेवलपिंग के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री तभी हो सकती है डेवलप जब वो अपने पूरी कम्युनिटीज़ को लेकर साथ में चले। ठीक है, changes need in time, and they also need equal and strong contribution from a lot of social entities and people. As we move into the chapter, we will learn about the various roles and efforts of different social entities like government and people in confronting मार्जिनलाइजेशन। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम गवर्नमेंट और पीपल्स आगे आए थे इन सबको चीज़ों को लेकर मार्जिनलाइजेशन को हटाने के लिए, उनके बारे में हम जानते जाएंगे। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या था? रोल क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बैकबोन है, हमारी एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, क्योंकि इसने ही हमारे सारे जो भी सेफ गार्ड्स के लिए जो क्राइम होते हैं उसके खिलाफ भी इसमें लिखा है, क्या नहीं लिखा है। इवन आज भी इसमें बढ़ोतरी होते जा रही है, कुछ ना कुछ इसमें स्पेसिफिक सुधार, अपडेट बोल सकते हो, होता जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सेफ्टी के लिए। ड्राइंग प्रिंसिपल टूवर्ड्स लिमिट दैट कि इससे ज़्यादा कोई इंसान नहीं कर सकता किसी के साथ। द बिगेस्ट रोल प्लेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन इज द पावर इट गिव्स टू ईच सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस। ये सबसे बड़ा राइट है जो आपको कास्ट सिस्टम का दिया गया है, रिलीजन चुनने का, सोशल स्टेटस का। अभी आपने एक रिसेंट मेरे ख्याल से यूपी में जो लव जिहाद वाला एक लॉ आया था, तो उस लॉ पे भी आपने सुना होगा बहुत सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं कि शादी के लिए सिर्फ केवल आप अपनी कास्ट चेंज कर रहे हो तो उसको लव जिहाद है, वो रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर कुछ 3 साल की ऐसा कुछ की सज़ा है और कुछ बहुत बड़ा अमाउंट पे भी करना पड़ेगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा वो चल रही है, वर्डिक्ट चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हमारे आर्टिकल 32 शायद उसमें लिखा हुआ है कि हर रिलीजन चुनने का हर एक पर्सन को उसका राइट है। तो अगर वो पर्सन अपने रिलीजन अपनी मर्जी से चेंज कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं रोक सकता। तो ये जो है ये आर्टिकल, इसी के कारण जो है ये अभी जो लव जिहाद वाला जो लॉ था वो यूपी में पास नहीं हो पाया। तो अभी भी इसकी केस की सुनवाइयाँ चल रही है। तो ये आप अगर थोड़ा बहुत और इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या और लिखा हुआ है। सो आई थिंक यू हैव अ टाइम टू रीड इट, क्योंकि आप लोगों के पास तो अभी बहुत समय है, आप लोग इसके बारे में समझें जितना हो सके उतना, ताकि आप अब आगे जाके इसमें और ज़्यादा अपडेशन ला सको। ठीक है, तो आप इसको जानो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 है जिसे चिल्ड्रन इंटरेस्ट वुमेंस, जो भी डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ, वुमेंस के साथ बैकवर्ड सोच के कारण जो भी होता है वो आर्टिकल 15 में लिखा है। आप एक बार जाके इसको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा।
फिर यहाँ पर आपको ये बहुत बड़ा वाला जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है उसको हटाने के लिए बहुत बड़ा एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट बनाया गया, बहुत कुछ मार्जिनलाइजेशन को रोका गया, ये उसके बारे में है। और ये आर्टिकल 17 ये वो वाला राइट है जो छुआछूत को हटाता है कि किसी भी इंसान के साथ हम ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते कि आप दूसरी जाति के हो तो हम आपके साथ बैठेंगे नहीं, आपके साथ खाएंगे नहीं, आपको अलग फील कराएंगे, दैट्स नॉट फेयर। सो ये इसको प्रोहिबिट करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैव रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, तो रिलीजियस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम हर किसी की कास्ट की इज्जत करें, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो। सिर्फ इतनी सी विचारधारा आपको अपने अंदर लानी है। क्या लानी है कि आप किसी को अगर बोल रहे हो किसी की कास्ट के बारे में तो बस एक बार सोच लो कि आपकी कास्ट के लिए कोई ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो ये मुद्दा उठेगा ही नहीं, बताएं, क्योंकि आप जिस दिन दूसरे की फीलिंग समझ जाओगे ना, आप कभी किसी को बुरा नहीं बोलोगे। सो यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई गई है। द मेकर्स जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनाए हैं और जो जिन्होंने एफर्ट्स बनाया, जो ये सब इंडिपेंडेंट लाया है, ये सब जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये सब करने के लिए। आपको जितना लग रहा है ना ये उससे भी टफेस्ट से भी टफेस्ट है, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। सो प्लीज़ आप अगर इसको फॉलो नहीं कर सकते तो कम से कम इसका अगेंस्ट भी मत जाओ, ठीक है। जितने हमारे आर्टिकल्स लिखे हैं उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। भले आप दिल से ना चाहते हो, किसी को नहीं बात करना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन आप कम से कम इसकी इज्जत रख लो। अपनी इंडिया की शान है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लाइट क्या होती है ये मीनिंग आपको सर्च करना चाहिए, बहुत अच्छा मीनिंग है। जो डिफिकल्ट सिचुएशन में जितनी भी ट्रबल्स टर्म आती है उसको प्लाइट बोलते हैं, ओके। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज को आप मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास सच में अगर टाइम है ना तो आप सच में एक बार जाके अपने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ो। कुछ इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप रिलेट कर सकते हो, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। गुड बाय ऑल ऑफ यू।